हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो ये जो हमारी वीडियो है ये 3 मार्च 2023 के करंट अपडेट्स की वीडियो होने वाली है, मॉर्निंग करंट अपडेट्स की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है पीएम किसान स्कीम। पीएम मोदी रिलीज रुपीज 16,800 करोड़। ओके, तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पीएम किसान स्कीम क्या है। ठीक है, फिर इसके बारे में बात करेंगे ये न्यूज में क्यों है और ये किस चीज के लिए इतने पैसे जो है प्रधानमंत्री मोदी ने रिलीज किए हैं, किस चीज के लिए इतने पैसे प्रधानमंत्री मोदी ने निकाले हैं। ठीक है, कहां पे दिए गए ये पैसे। तो पहले पीएम किसान के बारे में जानते हैं। देखिए, पीएम किसान जो योजना है ये 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, उसके द्वारा 24 फरवरी 2019 को ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी। ये स्कीम किस चीज के लिए लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी किसानों की मदद करने के लिए। ठीक है, उनको पैसे प्रोवाइड करने के लिए। इसमें सालाना हर साल किसानों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें देखिए स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकार होगी, उसका कोई हाथ नहीं है इसमें। सारे के सारे जो 100% जो भी पैसे दिए जाएंगे वो किसके द्वारा दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे आपके ये दिए जाएंगे अपने प्रधानमंत्री मोदी बोल दीजिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं होगा। तो 6,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे। किस चीज के लिए दिए जाएंगे? ताकि वो एग्रीकल्चर, जो किसान का काम क्या होता है, खेती करना होता है, तो खेती जो है वो और अच्छे से कर सके, किसी चीज के लिए उनको कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे किसान जिनके पास जमीन है खेती करने के लिए, उन सब किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जो है आपकी इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉलमेंट मतलब एक साथ नहीं दिए जाएंगे, पूरे हिस्सों, कुछ हिस्सों में दिए जाएंगे। ठीक है, 2,000 रुपए इनको दिए जाएंगे इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो ये जो पैसे जो समय पर रिलीज हुए हैं, ये तो मैंने आपको पीएम किसान योजना के बारे में बता दिया। अब ये जो पैसे रिलीज किए गए ये किस लिए किए गए और ये न्यूज में क्यों है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कर्नाटका की एक न्यूज पढ़ाई थी। कर्नाटका की एक न्यूज क्या की कि कर्नाटका में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कौन सा एयरपोर्ट? शिवामोंगा एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटका में। तो जब मैं वो न्यूज पढ़ा रहा था तो मैंने उसके बाद आपको कई सारी और भी चीज बताई थी जो प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटका में की है। तो उसी में मैंने एक पॉइंट ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पे पीएम किसान योजना की जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, कौन सी इंस्टॉलमेंट है? नेक्स्ट 13th जो इंस्टॉलमेंट है ना, जो 13वीं इंस्टॉलमेंट है, उसको रिलीज किया है ना, उसको रिलीज किया है। मतलब वहां के जो किसान हैं उनको 13 जो इंस्टॉलमेंट है उसके तहत क्या किया है? पैसे प्रोवाइड किए हैं। तो 2,000 रुपए प्रोवाइड करते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स में, और इंस्टॉलमेंट्स में, इन्वेस्टमेंट नहीं इंस्टॉलमेंट्स में, वो प्रोवाइड किए हैं किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो इसी वजह से न्यूज में आई थी, है ना, इसी वजह से न्यूज में आई है स्कीम। तो उसी के बारे में यहाँ पे, इसी वजह से न्यूज में, इसी के बारे में इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वहां पे मैंने आपको वैसे बता दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्कीम स्कीम के अंतर्गत पैसे जो है रिलीज किए कर्नाटका में। लेकिन यहाँ पे मुझे पीएम किसान स्कीम जो है इसके बारे में भी आपको बताना था। इसी वजह से मैंने ये सारा पॉइंट, ये जो सारी न्यूज है इसको कवर किया है। ठीक है, एक डिटेल इसको सेपरेट इसीलिए कवर कर रहा हूं मैं, ताकि आपको पीएम किसान योजना के बारे में समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए एक बार दोबारा से बताया तो मैं आपको पीएम किसान योजना के बारे में। इसमें क्या है, ये लॉन्च कब करी गई थी? लॉन्च करी गई थी 24 फरवरी 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपए सालाना 6,000 रुपए प्रोवाइड करेगी इंस्टॉलमेंट्स में, 2,000 की इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, तो ये किस लिए किए जा रहे हैं? पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि किसानों की मदद हो सके, जो उनकी इनकम है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए, अब खेती करी किसानों ने खेती करी, तो खेती करने के लिए बीज भी आता है उसको पानी वगैरह भी देना पड़ता है, उसको खाद वगैरह ये सब चीजें भी लगती हैं उसमें, है ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह भी लगते हैं ना, जो आपके कीटाणुनाशक जो होते हैं ये सब भी लगते हैं। तो उन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो कुछ लोगों के पास पैसा नहीं होता, कुछ किसानों के पास पैसा नहीं होता, तो उनकी मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दीजिए, या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये स्कीम निकाली है। ठीक है, उन्होंने स्कीम निकाली है। तो ऑलरेडी इसकी 12 जो इंस्टॉलमेंट है वो दी जा चुकी है। 2022 तक इसकी 12 इंस्टॉलमेंट दी जा चुकी है और इस बार इसकी 13th इंस्टॉलमेंट जो है उसको रिलीज किया गया है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बिहार फॉग अलर्ट सिस्टम ऑफ
$5,000, कोई $50,000। तो बिहार में जो बिहार गवर्नमेंट है उन्होंने फॉग अलर्ट सिस्टम बनाने की बात करी है। कितने रुपए की बात हुई है उसमें? बात हुई है उसमें $50,000 की, ये यूएस डॉलर की बात हो रही है। ठीक है, यूएस डॉलर की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, रुपये में बात क्यों नहीं हो रही, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जॉइंट वेंचर के साथ स्टार्ट किया, मतलब जॉइंट जो है ये तो बिहार की जो गवर्नमेंट है ये और एक यूएसए की कंपनी है या फिर डिपार्टमेंट है, वो दोनों मिलके इसको बना रहे हैं। ठीक है, अब पहले जानते हैं फॉग क्या होता है। देखिए, फॉग होता है जो कोहरा होता है, जो फॉग होता है वो जो कोहरा होता है, तो उस कोहरा कैसा पड़ेगा, कितना पड़ेगा, क्या नुकसान हो सकता है इससे, इन सब के लिए जो अलर्ट सिस्टम है, मतलब पहले ही पता चल जाए कि कोहरा कितना पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, है ना, उस सबको जानने के लिए ये जो सिस्टम है बनाया जा रहा है। अब ऐसा क्या मतलब क्या दिक्कत होती है कोहरा पड़ने से, क्यों लोग जानना चाहते, मतलब सर जो बिहार की गवर्नमेंट है क्यों जानना चाहती है कि पहले कोहरा कितना पड़ेगा, जब इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रही है तो कोई ना कोई नुकसान हो रहा होगा इनको, है ना, तो उस नुकसान से बचने के लिए कर रही होंगी। तो देखिए बात क्या होती है, जैसे आपने सब कोहरा तो सबने ही देखा होगा, है ना, जो कोहरा पड़ता है, तो कभी कभी कोहरा बहुत ज्यादा पड़ जाता है, कभी कभी पड़ता ही नहीं है, कभी कभी मीडियम रहता है। ठीक है, तो कोहरे से क्या होता है ना, देखिए कोहरे से बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि अब सुबह सुबह मान लीजिए आपको काम पे जाना है, पर कोहरे की वजह से आपको धीरे धीरे जाओगे, लेट हो सकते हो, कई लोग जा ही नहीं पाते, है ना, वो फिर क्या होता है, उसकी वजह से भी नुकसान होता है, फिर कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कोहरे की वजह से, वो भी नुकसान वाली बात है। ठीक है, तो इन सबसे क्या हो रहा है, देखिए आदमी की जान को भी दिक्कत है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, क्योंकि जब कोई लोग हैं, जो कोई आदमी है वो काम पे नहीं जा पाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे तो उस समय उस दिन का काम नहीं हो पाएगा, उससे क्या होगा, इकोनॉमी को लॉस होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक दिन का काम भी नहीं हो पा रहा है ना, तो उससे भी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होता है, एक आदमी का काम ना करने से भी इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होता है। तो ये जो इकोनॉमी को लॉस हो रहा है ना, वो किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से। तो यही जो प्रॉब्लम है, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए, बिहार जो गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर काम कर रही है, वो कर रही है फॉग अलर्ट सिस्टम के ऊपर, ताकि इनको पहले ही पता चल जाए कि फॉग होने वाला है, तो सबको पहले उसके बारे में जानकारी दे दे कि जी फॉग होगा, मतलब कोहरा होगा, आप जो है उसके हिसाब से चलें, उसके हिसाब से समय लेके बाहर अपने घर से निकलें और आराम से अपनी जॉब पे आ सके, अपने काम पे आ सके। तो यूएस का एक डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है यूएस का आपका डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च। क्या यूनाइटेड स्टेट, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, ये जो सेंटर है आपका, ये जो आपका डिपार्टमेंट है किसका, यूएसए का, ये जो आपका डिपार्टमेंट है यूएसए का, इसके साथ बिहार गवर्नमेंट जो है मिलके इसको बना रही है। ठीक है, इसके साथ बिहार गवर्नमेंट इसको मिलके बना रही है, इसी वजह से इसको डॉलर में रखा गया है, रखा गया है, वरना इसको रुपीज में भी रखा जा सकता था। तो यूएस डॉलर में क्यों रखा गया है, क्योंकि बाहर की एक कंपनी, और ऐसे भी यूएसए की कंपनी है, यूएसए में तो डॉलर में चलता है, यूएस डॉलर जो है उसी में चलेगा, हाँ, तो है ना, फिर भी अगर मान लो कोई बाहर की और भी किसी और देश की कंपनी भी होती ना, तो भी ये डॉलर में रखा जाता। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि डॉलर जो है वो आपकी ग्लोबल करेंसी है। ठीक है, कोई भी अगर हमको ट्रेड करना है, कुछ भी करना है ना, उसके लिए हमको मतलब देश से बाहर किसी और देश के साथ करना है तो डॉलर में ही बात होती है उसके लिए। ठीक है, उसके लिए डॉलर में बात होती है। हालांकि वो चीजें का अलग है कि आजकल कंट्रीज जो है वो अपनी अपनी करेंसी, लोकल करेंसीज में भी बात करनी शुरू कर रही है ना, काम करना शुरू कर रही है, लेकिन जो अभी भी बात होती है, मैक्सिमम जो बात होती है वो डॉलर के लिए होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो काम होते हैं वो डॉलर में होते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी शैलेश पाठक नेम्ड FICCI सेक्रेटरी जनरल। तो जो शैलेश पाठक जी हैं, इनको क्या चुन लिया गया है, FICCI के सेक्रेटरी जनरल के रूप में इनको चुन लिया गया है। ओके, तो FICCI क्या है, पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। FICCI की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अगर FICCI के बारे में जाने तो इसकी जो उसको बनाया गया था, इसको फाउंड किया गया था, कब किया गया था 1927 में। 1927 में इसको फाउंड किया गया था, किसके द्वारा, घनश्याम दास बिरला के द्वारा। किसके द्वारा, घनश्याम दास बिरला के द्वारा। तो देखिए वैसे ये कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। FICCI जो है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसका गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, लेकिन ये काम किस चीज के लिए, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है ना, ये अपना कोई प्रॉफिट भी नहीं देखती है। जैसे NGOs होते हैं वो भी नॉन प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसी तरह ये भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है, देखिए ये इंडिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी और सबसे उच्च मतलब सर्वोच्च क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है, इंडिया में जो भी बिजनेसेस है, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड, कॉमर्स का मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड बातें हो रही है, जो भी मॉनेटरी बातें हो रही है ना, उन सबके ऊपर ध्यान देना, उन सबको देखना, उन सबको रिकमेंड करना। जो अलग अलग कंपनीज हैं उन सबको रिकमेंड करती है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना है। सरकार क्योंकि बहुत पुरानी कंपनी है, 1927 में इसको बनाया गया था, तो वैल्यू भी इसकी बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी जो रेस्पेक्ट है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी बात जो है बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। तो एक कई बार क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सारे सजेशंस देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी बहुत सारी बातें सुनती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी बहुत सारी बातें सुनती है। तो इसी वजह से इसकी रेस्पेक्ट जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या काम है, ये जितने भी बिजनेसेस हैं इंडिया में जो बिजनेसेस हैं उनको क्या करती है, रिकमेंडेशन देती है, उनको कैसे चलाना है उनके ऊपर बात करती है। ठीक है, ये जो आपकी क्या है, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या FICCI फुल फॉर्म है इसकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसको कब बनाया गया, 1927 में। किसके द्वारा बनाया गया, घनश्याम दास बिरला के द्वारा। ओके, इसके हेडक्वार्टर का है, हेडक्वार्टर जान लीजिए, इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके नए जो इसके जनरल सेक्रेटरी किसको चुना गया है, शैलेश पाठक को। शैलेश पाठक इसके नए जनरल सेक्रेटरी बन गए, जनरल सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी जनरल बन गए। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इंडिया ज्वाइन एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन। एक मिनट, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। ये एक मिशन है, क्या नाम है इसका, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। इसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये जो मिशन है ये एक ज्वाइंट मिशन है। किसके द्वारा बनाया गया ये मिशन, ये मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये मिशन, ये ज्वाइंट मिशन है, दो कंट्रीज ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन दोनों कंट्रीज ने मिलके ये जो आपका मिशन है, ये जो आपका मिशन है एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसको लॉन्च किया है। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब ये जो मिशन है किस चीज के लिए लॉन्च किया गया है, इसके गोल क्या है, पहले इसके गोल जानते हैं। जो इसका मेन गोल है, इसका मेन गोल है हंगर एंड क्लाइमेट चेंज। जो है हंगर एंड क्लाइमेट चेंज, हंगर मतलब जो भूख होती है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको खाना नहीं मिल पाता है ना, उसको क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, हंगर की प्रॉब्लम है, लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है ना, पोषण युक्त खाना नहीं मिल पा रहा, ये सारी प्रॉब्लम होगी खाने से रिलेटेड है ना, तो वो कैसे सॉल्व होंगी, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें इनोवेशन करके। और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट जो पर्यावरण हमारे जो उल्टी सीधी चीजें हमारे पर्यावरण में हो रही है। पहले क्या होता था, देखिए क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ, मतलब क्लाइमेट में बदलाव कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा आपको। अगर मैं अब मौसम की बात करूं, क्लाइमेट की बात करूं, तो पहले क्या होता था, गर्मी जो है 4 महीने की होती थी, फिर बारिश 4-5 महीने की होती थी, फिर उसके बाद सर्दी भी ऐसी होती थी 3-4 महीने की। अब क्या हो गया है, देखिए गर्मी तो बढ़ती चली जा रही है ना, गर्मी तो बढ़ती चली जा रही है, और सर्दी का मौसम जो है वो सिकुड़ता चला जा रहा है, और बारिश का तो पता ही नहीं चलता कौन सा मौसम आया कौन सा चला गया। ठीक है, बारिश का तो पता ही नहीं चलता, कभी कभी बिल्कुल बारिश ही नहीं पड़ती है, जो बारिश का मानसून का मौसम होता है, और कभी कभी बहुत ही ज्यादा बारिश पड़ जाती है, कभी कभी सर्दियों में बहुत ही बारिश पड़ती है ना, गर्मियों में तो पड़ती है, चलो अच्छी बात है पड़ती है, लेकिन जो मौसम है गर्मी में, जहाँ पे जो बारिश का मौसम है उसमें बारिश इतनी अच्छे से नहीं पड़ती है। ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, ये जो है परेशानी, मतलब क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे जो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हमारे द्वारा या किसी और चीज के द्वारा। बेसिकली उससे क्या होता है, उससे जो हमारा क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। जो ग्लोबल आपका टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर मतलब जो तापमान है, क्योंकि देखिए मैंने आपको कई बार बताया, वैसे भी जब भी मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं हम उनकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो क्रूड ऑयल है उसको हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने आपको हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताया था, मीथेनॉल फ्यूल, इथेनॉल फ्यूल, मैंने इतनी सारी चीजों के बारे में आपको बताया। ठीक है, वो किस लिए हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जो हार्मफुल गैसेस पेट्रोल डीजल के द्वारा, क्रूड ऑयल की किसी भी चीज के द्वारा निकलती है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो इनको क्या किया जा सके, कम से कम हम जो है, जब हम कम से कम पेट्रोल यूज करेंगे तो कम से कम ये हार्मफुल गैसेस निकलेंगी, और जितनी कम ये निकलेंगी उतने हमारे पर्यावरण को कम नुकसान होगा। ठीक है, हम लोगों ने हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी की बात की है ना, ये जो आपका वो होता है पानी होता है उसके द्वारा बिजली बनाना, हम लोगों ने सोलर पैनल्स की बात की है, हमने थर्मल पावर प्लांट्स की बात की है, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करी है। ये सब क्या है, ये बिजली बनाने के तरीके हैं, क्योंकि क्या है, अगर हम कोयले से बिजली बनाने लगे, कोयले को जला के बिजली बनाने लगे, तो उससे क्या होता है, उससे भी ये गैसेस निकलती हैं। ठीक है, उससे भी नुकसान है पर्यावरण को।
ठीक है ना। तो इसी वजह से हमने इन सब के बारे में बात करी है। तो वही क्या है, क्लाइमेट चेंज के यही सब कारण है, ये सब इंसानों द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति के भी ऐसे कई चीजें जहां से CO2 निकलती है, लेकिन प्रकृति देखिए एक बैलेंस चीज है, जो प्रकृति है वो एक बैलेंस पे है। अगर मान लो कोई ऐसी चीज है जो हार्मफुल है वो निकल रही है ना, मतलब जो हानिकारक है, तो उसी चीज को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ होगा प्रकृति में, ठीक है। जैसे इंसानों की और उनकी बात करूँ, पेड़ों की बात, हम लोग क्या करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है, हम लोग CO2 को निकालते हैं, लेकिन वो जो होते हैं हमारे जो पेड़ होते हैं, क्यों बोलते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। हम लोगों को सांस किस चीज से लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ठीक है। तो जो पेड़ ऑक्सीजन निकालते हैं उससे हम सांस लेते हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसको पेड़ जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो क्या हुआ, एक बैलेंस बन गया, जितना हमने CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, उतना पेड़ों ने उसको ले लिया, और जितना पेड़ों ने ऑक्सीजन निकाली उतना हमने उसको ले लिया। तो ये क्या हो गया, बैलेंस होगा, किसी की भी मात्रा डिस्टर्ब नहीं हुई, है ना। तो ये जो प्रकृति होती है ये तो अपने आप को बैलेंस करके चलती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसानों ने बना दी हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, जो प्रकृति का बैलेंस है ना बिगड़ता चला जा रहा है, ठीक है। उसी की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम लोग सुनते रहते हैं कि पहाड़ पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना, क्यों सुनते रहते हैं ना, क्यों सुनते रहते हैं, क्योंकि जब वो जमे हुए हैं, क्योंकि वहां पे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से स्पेसिफिक तापमान होता है जिसकी वजह से वो जमे हुए होते हैं। लेकिन जब सर्दी के मौसम बढ़ते चले जा रहे हैं, सर्दी बढ़ती चली जा रही है, तो तापमान गिर रहा है ना, तापमान बढ़ रहा है, सॉरी तापमान गिर नहीं रहा, तापमान बढ़ रहा है वो। और जब तापमान बढ़ेगा वहाँ गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलती है तो ग्लेशियर जो होते हैं आपके, जो लेक्स होते हैं, इनमें बर्फ ही तो जमी हुई होती है, ये पिघल जाती है। उसी की वजह से क्या है, बहुत ज्यादा पानी में भाप भी आ जाता है, कभी कभी कई जगह बाढ़ भी आ जाती है ना, कई जगह बाढ़ भी आ जाती है उन्हीं की वजह से। तो यही सब क्या है, क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज को, और जो भुखमरी फैली हुई है पूरी दुनिया में, है ना, भुखमरी फैली हुई है, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। अब देखिए लड़ाई हुई, किस किस की लड़ाई हुई, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुई, और पूरे देश में गेहूं की कीमत, चावल की कीमत एकदम रॉकेट हो गई। रॉकेट मतलब एकदम हवा में उड़ गई, मतलब इतनी तगड़ी वाली कीमत बढ़ गई इनकी। क्यों, क्योंकि जो आपका रशिया और यूक्रेन है ना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। किस चीज का एक्सपोर्ट करते हैं, चावल का और गेहूं का। देखिए सबसे ज्यादा उगता कहाँ है, उगता सबसे ज्यादा चाइना एंड इंडिया में है, चाइना और इंडिया में सबसे ज्यादा उगता है, बल्कि इंडिया में सबसे ज्यादा उगता है, चाइना दूसरे नंबर पे है चावल और गेहूं के मामले में। लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम लोगों की खपत भी उतनी हो जाती है, हालांकि हम लोग बचाते भी बहुत सारा है, लेकिन खपत भी हमारी बहुत ज्यादा है। वहीं पे अगर हम कंपेयर करें रशिया और यूक्रेन से, इनकी जनसंख्या इतनी नहीं है ना, तो ये जितना उगाते हैं उसका बहुत सारा परसेंटेज इनका बच जाता है, तो ये उसी को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे अब इनके बीच में लड़ाई हुई तो ये जो गेहूं था वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। देखिए यूक्रेन तो कर नहीं पा रहा क्योंकि रशिया की फोर्सेस उसके यहाँ पे है ना, जो जहां से वो ब्लैक सी से जहां से वो करता था, जहां पे उसके पोर्ट है, जहां पे उसके बंदरगाह है, वहां से उसको रशिया ने घेर रखा है। और रशिया क्यों नहीं कर पा रहा, रशिया से क्योंकि कोई खरीदना नहीं चाह रहा। क्यों, क्योंकि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जो वेस्ट की कंट्रीज है, उनका दबाव की वजह से, और देश रशिया से खरीद नहीं पा रहे, ठीक है। और रशिया जो है वॉर में भी इन्वॉल्व है, लड़ाई में भी इन्वॉल्व है, उसकी वो भी एक कारण है। तो इसी वजह से तो इंडिया से बहुत सारी कंट्रीज खरीद रही है ना, इंडिया उनको बेच भी रहा है, बहुत सारी कंट्रीज को बेच भी रहा है इंडिया, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, देखिए अब एक कंट्री जो है वो बेचने वाला हो गया, है ना, जो भी अभी नया नया आया है, क्योंकि पहले कंट्री यहाँ से खरीदती थी, इंडिया से, इंडिया के आसपास की कंट्री खरीदती थी। अब जो है बहुत बहुत दूर की कंट्रीज इंडिया से खरीदने लगी है। जैसे इजिप्ट जो है इंडिया का इतना अच्छा पार्टनर बन गया कि उनके जो प्रेसिडेंट है सीसी, वो हमारे यहाँ पे आए, कहाँ पे, रिपब्लिक डे की परेड में। तो वो कैसे बने, हमारा दोस्ती पहले भी थी, लेकिन जब से हमने उनकी मदद की गेहूं के मामले में, उन्होंने भी हमारी कई बार मदद की है, हमने भी उनकी पहले कई बार मदद की है। लेकिन ये जो गेहूं के मामले में हमने मदद की है, ये जो लड़ाई चल रही थी रशिया यूक्रेन, उस समय पे जब उनको गेहूं की जरूरत थी, जब बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे वहां पे पैसे जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे गेहूं पे, उसकी वजह से जब हमने उनकी मदद करी तो उसकी वजह से क्या है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, मतलब वो भी आगे बढ़ के हमारी दोस्ती करने के लिए आए, हमसे दोस्ती करने के लिए, है ना। तो हमारी दोस्ती अच्छी से अच्छी होती चली जा रही है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बोल दिया हम लोगों ने एक दूसरे को, जब आपकी रिपब्लिक डे की परेड हुई थी उस समय पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हाँ, तो क्या हो रहा है, ये जो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई है उसकी वजह से क्या हुआ है कि पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये जो खाने की चीजें होती हैं इन पे पैसे बहुत ज्यादा बढ़ गए, और जब पैसे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो देखिए कुछ देश तो है वो तो अफोर्ड कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं अपनी देश की बात करूं तो कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास हैं, ठीक है। तो बहुत अमीर है उनको तो परेशानी है ही नहीं, कितना ही महंगा हो जाए। जो आपके मिडिल क्लास वाले हैं, जो बीच में, जैसे हम मेरे जैसे आपके जैसे लोग हैं जिनकी मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो उनको क्या है कि अगर मान लो थोड़ा बहुत महंगा होगा भी तो थोड़ी सस्ती चीज
खा लेंगे, लेकिन खा लेंगे कुछ ना कुछ, है ना। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो कैसे खाएंगे, है ना। गरीब लोग जो है वो कैसे खाएंगे, जो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पाते हैं, वही उन्हीं के लिए भी अगर महंगी हो जाएगी चीज तो वो कैसे खाएंगे, है ना। तो यही क्या है, हंगर को बढ़ाता है। जब पैसे बढ़ते हैं किसी चीज पे तो भूखमरी बढ़ती है ना। वही उसी हंगर की यहाँ पे बात हो रही है। तो इन्हीं दोनों को काउंटर करने के लिए ये जो है आपका एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन ऑफ क्लाइमेट, इसकी ये जो है बनाया गया है किसके द्वारा, यूएसए और यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंबर बनेंगी। जैसे इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है, अभी इंडिया ने जैसे इसको ज्वाइन कर लिया है, और अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट देंगी, है ना, अपनी तरफ से पैसे प्रोवाइड करेंगी। किस चीज के लिए पैसे प्रोवाइड करेंगी, ताकि ये जो ग्रुप है इसमें काम हो सके। किस चीज के लिए काम हो सके, इसमें काम हो सके कि देखिए मान लीजिए जो एग्रीकल्चर क्या है, खेती जो हो रही है उसमें जो सामान उग रहा है ना, जैसे गेहूं उग रहे हैं, चावल उग रहे हैं, तो उसमें और ज्यादा अच्छे से जो है पैसा लगा के नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा सके। इन्वायरमेंट को देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करूं तो क्लाइमेट चेंज के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लाई जा सके, ताकि इन्वायरमेंट को जो क्लाइमेट है हमारा उसको ज्यादा नुकसान ना हो। और जो अपना एग्रीकल्चर है उसमें भी नई नई फैसिलिटी लाई जा सके। क्या, किस चीज के लिए, इस चीज के लिए कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनका इजाद हो और जो बहुत अच्छे से और उगा सके। जो भी सामान किसान उगा रहे हैं, गेहूं, चावल, है ना, मक्का हो गया, कुछ भी चीज हो, वो सब जो है और अच्छे से और अच्छी मात्रा में उसको उगाया जा सके किसानों के द्वारा, तो किसानों की मदद करने के लिए, ठीक है। तो दोनों चीजों में क्या है, इनोवेशन लाने के लिए, इसीलिए तो उसका नाम है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नए नए तरीके लाने के लिए, नए नए तरीके इजाद करने के लिए क्या है, ये पैसे जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर और किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे अगर मैं हंगर की बात करूं तो किस चीज के लिए, जैसे बहुत सारे देश हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे खाना, है ना। अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जो बहुत बहुत गरीब है, वो खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वहां के लोग जो है खाना नहीं खा पा रहे, तो क्या होगा, इनकी भी मदद की जा सके, इनको जो है खाना कम से कम पैसे में प्रोवाइड किया जा सके। जैसे हमारे यहाँ पे था, जब हमारे यहाँ पे कोविड-19 चला तो सरकार ने फ्री खाना बांटा, है ना। जो सरकार है उन्होंने फ्री खाना बांटा, क्योंकि हमारे पास रिजर्व है। हमारी एफसीआई जो है, हमारी जो एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हमारे पास इतना रिजर्व है, हम लोग इतना उगाते हैं कि अगर हम लोग कुछ साल के लिए, हमारे जो लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है ना, क्योंकि उनकी नौकरी छूट गई है, जो लॉकडाउन लगा था कोविड-19 की वजह से, तो लोगों की नौकरी छूट गई थी, बहुत सारे लोगों की, तो उनको खाना कहां से आएगा, तो सरकार ने उनकी मदद करी, उनको फ्री खाना प्रोवाइड करा के, है ना। तो हमने जो मदद करी क्योंकि हमारे पास स्टॉक था। उसी तरह ये जो आपका एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन होगा, इसमें क्या होगा, ये जो देश इसके जो भी मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, जो गरीब देश है उनके पास क्योंकि पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे क्या करेंगे, उससे जो खाना होगा वो जो नॉर्मल देश है, जो नॉर्मल मतलब जो गरीब देश है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा, अपने लोगों को खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको खाना भी प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि हंगर को कम से कम किया जा सके, खत्म से खत्म किया जा सके। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आज की नेक्स्ट न्यूज क्या है, आज की नेक्स्ट न्यूज है आपकी, रशिया एंड जर्मनी फाइट फॉर इंडियाज मेगा 5.2 बिलियन प्रोजेक्ट, है ना। 5.2 बिलियन प्रोजेक्ट, तो इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, कौन सा, कितने रुपए का है, 5.2 बिलियन डॉलर की बात हो रही है, यूएस डॉलर की। तो 5.2 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जो इंडिया का 5.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए लड़ाई चल रही है। किसके बीच में उसके लिए लड़ाई चल रही है, उसके लिए लड़ाई चल रही है आपकी जर्मनी और रशिया के बीच में। तो देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज, कौन, ओलाफ शॉल्ज जो हैं जर्मनी के चांसलर, ये इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया में विजिट के लिए आ रहे हैं। बताया था ना मैंने आपको भी, कुछ दिन पहले न्यूज कवर कराई थी कि ओलाफ शॉल्ज जो हैं जर्मनी के चांसलर, ये इंडिया में आ रहे हैं विजिट के लिए। तो देखिए चांसलर कौन होता है, पहले आप ये समझिए चांसलर कौन होता है। हालांकि मैंने उस दिन भी शायद आपको बताया था, पर मुझे याद नहीं है बताया था कि नहीं बताया था, शायद भूल गया था बताना। तो चांसलर कौन होते हैं, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। तो देखिए जर्मनी में प्रेसिडेंट तो होते हैं, तो कौन सी पोस्ट होती, प्रधानमंत्री की होती, मतलब प्राइम मिनिस्टर की होती। तो ये चांसलर होते हैं ना, ये प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। वहां के जो प्रधानमंत्री है ये उनको क्या बोलते हैं, ये उनको चांसलर बोलते हैं। देखिए एक जर्मन जो भाषा है उसमें एक शब्द है ना, जिसमें प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं, कांसलर बोलते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को कांसलर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो कांसलर है उसी को इन्होंने चांसलर बना दिया, ठीक है, उसी को इन्होंने अंग्रेजी भाषा में चांसलर बना दिया, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है। तो जर्मन भाषा से उठाया गया शब्द है ये। तो जो यहाँ के चांसलर है कौन, ओलाफ शॉल्ज, वो इंडिया के विजिट पे आए। तो देखिए बहुत सारी चीजों के लिए आए वो यहाँ पे, बहुत सारी चीज, जैसे कि ट्रेड के बारे में बात करने, इकोनॉमीज के बारे में बात करने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड मतलब उसके बारे में बात करने कि हमारा ट्रेड बढ़ाया जा सके, हम लोग मिलकर अपनी इकोनॉमीज को डेवलप कर सकें, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने, सिक्योरिटी के जो आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी होती है उसके बारे में, फूड सिक्योरिटी होती है उसके बारे में, और आपका क्लाइमेट चेंज होता है उसके बारे में,
और एनर्जी सिक्योरिटी होती है उसके बारे में। देखिए इन्होंने इतनी सारी बातें बता दी हैं, जो सबसे बड़े बड़े इश्यूज है ना पूरी दुनिया में, वो सबके बारे में उन्होंने बोल दिया। किसने? ओला शॉर्ट से जब पूछा गया भारत क्यों जा रहे हो, ओला शॉर्ट से पूछा गया भारत क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने जो भी सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जिनके बारे में हम डेली लाइफ मतलब जिनके बारे में हम रोज रोज डिस्कस करते हैं। देखिए हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया एनर्जी से रिलेटेड बातों पर डिस्कस करते हैं कि एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, ऐसी एनर्जी कहां से है। एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो मैंने आपको बताया सोलर पावर पैनल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सूरज से बिजली बनाने का, है ना। हाइड्रो पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, पानी से बिजली बनाने का, हवा से बिजली बनाने का। इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो, है ना। हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब चीजों को बता रहा था मैं। ये क्या है आपकी, ये है आपके एनर्जी सिक्योरिटी, ये है आपके एनर्जी सिक्योरिटी के तरीके, ताकि हम एनर्जी तो बना सकें लेकिन हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, है ना। तो ये हो गया एनर्जी सिक्योरिटी। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करें, क्लाइमेट चेंज कैसे होगा मैंने आपको बता दिया, तो उसको कैसे कम से कम किया जा सकता है। फिर आपका सिक्योरिटी मतलब जो मिलिट्री सिक्योरिटी होती है, मिलिट्री सिक्योरिटी के ऊपर एक दूसरे के जो कंट्रीज हैं, जर्मनी और इंडिया, ये जो है एक दूसरे के साथ काम कर सके, ट्रेड को कैसे बढ़ा सके। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजों के ऊपर इन्होंने बात की है कि हम जो है जा रहे हैं इंडिया में इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए। वहीं पे जो सबसे मेन पॉइंट इन्होंने रखा है कि हम किस चीज के लिए जा रहे हैं, पूरी दुनिया भी जानती है। देखिए यूरोप की कंट्री भारत में आ रही है तो एक ही चीज के लिए बहुत जरूरी चीज है जिसके लिए आ रही है, जिसके लिए पूरा यूरोप पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा यूएसए पूरी कोशिश कर रहा है। वो क्या है कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, कैसे भी इंडिया को अपने पक्ष में ले लिया जाए, अपने कैंप में ले लिया जाए, अपनी टीम में ले लिया जाए कि रशिया की जो है निंदा कर दे, इंडिया जो है रशिया की निंदा कर दे। देखिए मैंने आपको फ्रांस के बारे में बता दिया है ना कि फ्रांस क्या चाह रहा है, इंडिया पे कैसे दबाव डाल रहा है, यूएसए के बारे में बता दिया। कल मैं आपको जापान के बारे में भी बता रहा था लेकिन बीच में वो जो हमारी वीडियो कट गई थी, आज ये जो लास्ट न्यूज है मैंने उसी के लिए रखी हुई है, जापान वाली न्यूज को कंप्लीट करने के लिए। तो जापान भी प्रेशर डाल रहा है इंडिया के ऊपर। तो पूरा जो यूरोप है और यूएसए वगैरह है, पूरा जो वेस्ट है वो इंडिया को प्रेशर डाल रहा है किस चीज के लिए कि आप क्या करो, आप जो है जो रशिया है उसकी निंदा करो जल्दी से जल्दी, उसकी निंदा करो जल्दी से जल्दी, ठीक है। उसकी निंदा करो जल्दी, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी नहीं, ज्यादा से ज्यादा उसकी निंदा करो। तो इंडिया को अपने पक्ष में लेने के लिए, अपनी टीम में लेने के लिए क्या है, जर्मनी आ रहा है ना। जर्मनी आ रहा है कि जर्मनी की जो मीडिया है ना वो सीधे सीधे बोल रही है हम लोग इंडिया को अपना एलाई बनाने के लिए, मतलब अपना दोस्त बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री बोल दीजिए, फिर जो चांसलर हैं वो गए हैं किस लिए कि इंडिया को जो है अपना दोस्त बना सके, अपना जो मित्र बना सके। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, है ना। देखिए होना तो ये इतना ईजी है नहीं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग पहली मीटिंग में आए और एकदम से क्या है रशिया जो है हमारा दुश्मन बन गया और आप हमारे दोस्त बन गए। हो सकता है अभी आगे 20 साल 25 साल में हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन देखिए अभी तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए पहले नींव रखनी पड़ती है, तो इनकी नींव रखी है। एक तरह से जर्मनी के चांसलर हैं वो एक नींव रख रहे हैं, है ना। चलिए उसके बारे में जब होगा जब बात करेंगे। फिलहाल जो जिस चीज के लिए आ रहे हैं मैंने आपको बता दिया। अब इस न्यूज पे आते हैं। ये न्यूज क्या है? देखिए इंडिया एक डील है, इंडिया की एक सबमरीन डील है। क्या नाम है उसका? प्रोजेक्ट 75I। इसमें इंडिया ने क्या बात की है? इसमें इंडिया ने बोला है कि हमको छह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चाहिए, हमको 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चाहिए। इंडिया ने इसमें क्या क्या शर्त रखी है कि 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हमको कोई देश बना के दे, 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन हमको कोई देश बना के दे, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करे और जो एयर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी होती है उसका इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी बनाई, ये जो आपकी सबमरीन है बनाई जाए। अब इसमें देखिए दिक्कत, और सारी की सारी जो सबमरीन है इंडिया के अंदर बननी चाहिए, मतलब जॉइंट वेंचर में बननी चाहिए, ताकि हमारी जो कंपनीज है वो भी सीख पाए, है ना, हम वो भी सीख पाए। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है ना, देखिए जो इंडिया ने पैसे बताए क्या 5.2 बिलियन, देखिए पैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये जो इंडिया बहुत सारी चीजें मांग रहा है ना, ये जो बहुत सारी चीजें मांग रहा है, हर कोई कंट्री ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करती। जैसे पहले इस डील में कौन था? फ्रांस भी मेंबर था, लेकिन जब ये बहुत सारी चीजें, फ्रांस ने बहुत बात करी इंडिया से कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगोशिएशन कर लो, यहाँ पे कर लो, लेकिन इंडिया माना नहीं। जब इंडिया माना नहीं तो फ्रांस जो है उसने इस डील के लिए पहले मना कर दिया, ठीक है। अब जो रेस में कौन चल रहा है? देखिए सबसे आगे चल रहा है रशिया। रशिया ने बोल दिया कि देखिए हम तो रेडी है, हम जो है जितना पैसा मिल रहा है उसके लिए जो इंडिया पैसा दे रहा है, बाकी जो चीज मांग रहा है हम सब चीज इंडिया की मानते हैं और इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। कहाँ के प्रोजेक्ट की रहा? प्रोजेक्ट 75A जो है, प्रोजेक्ट 75I ए वाला जो है प्रोजेक्ट 75A मतलब अल्फा, वो वाला कौन सा प्रोजेक्ट है? वो है न्यूक्लियर पावर सबमरीन का। और ये जो आई वाला है 75I वाला, ये है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का, ठीक है। तो
मैंने न्यूक्लियर पावर सबमरीन और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के बारे में आपको कई बार पहले ही बता रखा है। तो इंडिया जो मांग रहा है, ये सब जो फैसिलिटी मांग रहा है, इसके लिए हम रेडी हैं। हालांकि कुछ चीज़ों की इसमें चेंजेस होंगे, रशिया ने बोला कुछ चीज़ों के चेंजेस होंगे, लेकिन हम रेडी हैं। तो अब इसी के बीच में जब यूरोप की जो सबसे बड़ा देश इसमें इन्वॉल्व था, फ्रांस, वो हट गया है, तो इसमें जर्मनी आके कूद गया है कि रशिया को हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ले जाने देंगे, इतने पैसे रशिया को हम कमाने नहीं देंगे। तो इस वजह से जर्मनी कूद गया है। जर्मनी पहली बार इंडिया की किसी डिफेंस डील में कूदा है ना। आज तक जर्मनी ने कोई डिफेंस डील इंडिया के साथ नहीं करी, लेकिन ये पहली ऐसी डिफेंस डील है इसमें जर्मनी कूदा है। और क्या होगा, जर्मनी यहाँ पे अपने मतलब वही इंडिया की इतनी सारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है, इकोनॉमी दिन पर दिन जीडीपी बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमी डेवलप हो रही है। और क्या हो रहा है, हमको जो है ज्यादा से ज्यादा हथियारों की भी जरूरत पड़ रही है, हमारी मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसी वजह से जर्मनी हम इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। और रशिया वाला मैटर तो है ही। तो इनको यही जो डील है, इसी डील के ऊपर इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है कि किसको ये डील मिले। कौन सी डील आपकी 75I वाली डील जो है ना, ये जो 6 न्यूक्लियर पावर वाली सबमरीन वाली जो डील है, ये किसको मिले। अब किसको मिलेगी, देखिए ज्यादा चांसेस अभी तक तो रशिया के लग रहे हैं, है ना, क्योंकि रशिया ने कई सारी ऐसी चीज बोल दी है। जैसे रशिया ने बोल दिया 80% जो सामान है इसका वो लोकलाइज होगा। लोकलाइज मतलब वो इंडिया में बनाया जाएगा रशिया के द्वारा 80% तक सामान। अब देखिए कोई और अट्रैक्टिव डील के साथ जैसे जर्मनी आ जाए, क्योंकि जर्मनी ने भी क्लियर नहीं किया है कि ये क्या करेंगे, इसमें क्या नहीं करेंगे, है ना। कुछ चेंजेस करेंगे, रशिया से ज्यादा क्या देंगे, है ना, लेकिन हो सकता है कुछ और चीज नहीं दे दे रशिया से ज्यादा, जिसको इंडिया को पसंद आ जाए और इंडिया इसको दे दे, जर्मनी को दे दे डील, ठीक है। तो अभी ये चलेगी डील, है ना। जब ये डील फाइनल होगी तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, ये जो न्यूज है ना लास्ट वाली, ये मैंने कल भी पढ़ाई थी, लेकिन एक कल क्या हुआ था, वीडियो बीच में बंद हो गई थी, इसकी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो देखते हैं न्यूज क्या है हमारी। जापान विल नॉट अटेंड G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। तो मैंने आपको क्या बता रहा था, जैसे फ्रांस जो है वो बोल रहा है हम कॉम्युनिक साइन नहीं करेंगे। कॉम्युनिक मतलब जो लास्ट में डॉक्यूमेंट निकल के आता है G20 का, जब तक इंडिया जो है क्या नहीं करेगा, जब तक इंडिया या फिर जो कॉम्युनिक निकल के आएगा उसमें रशिया की जो निंदा नहीं हो रही होगी, उसमें रशिया की निंदा के बारे में नहीं लिखा होगा। तो उसी तरह ये जो आपका जापान, इसने क्या बोला है, जापान ने बोला है कि देखिए अभी क्या हुई, थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई, किस चीज की मीटिंग हुई, थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई आपकी G20 की जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है। देखिए G20 मैंने आपको कई बार बताया है, पूरी साल मीटिंग चलती है। तो अलग अलग मिनिस्टर्स की मीटिंग चलती है, फिर अलग अलग टैंक्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी मीटिंग चलती है। जैसे इकोनॉमिक 20 मीटिंग मैंने आपको बताई थी, बिजनेस 20 बताई थी, थिंक 20 बताई थी, ऐसे करके अलग अलग मीटिंग चलती है। थिंक टैंक्स की मीटिंग होती है, थिंक 20। तो उसी तरह जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जो हमारी निर्मला सीतारमन जी है फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने हेड किया था, उन्होंने निर्मला सीतारमन जी ने हेड किया था। तो वो जब मीटिंग हुई ना, तो जब उसका कॉम्युनिक साइन होना था, मतलब कॉम्युनिक जो लिखा जाना, तो कॉम्युनिक मतलब कि क्या क्या डिस्कशन हुए उन सब के बारे में जो पूरा एक पेपर निकल के आता है लास्ट में। तो उसमें क्या हुआ, उसमें कॉम्युनिक में बहुत सारे जो वेस्टर्न देश थे वो क्या कह रहे थे कि वो बहुत सारे देश कह रहे थे कि रशिया के खिलाफ जो है आप क्या करो, इस कॉम्युनिक में लिखो, इसको कंडेम करो, इसकी निंदा करो रशिया की। वहीं पे दूसरी तरफ रशिया और चाइना जो है उसमें जुड़ गए, मतलब उसमें वो हो गए कि हम जो है लिखने ही नहीं देंगे, हम अपने रशिया के खिलाफ लिखने ही नहीं देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो क्या हुआ, देखिए जो फाइनल डिसीजन लेता है वो होता है होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री मतलब जो होस्ट कर रहा है, इस बार होस्ट कौन कर रहा है G20 को, हम। तो हमको लेनी थी, इंडिया को लेनी था इसका डिसीजन। तो जो निर्मला सीतारमन जी उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि अभी कॉम्युनिक को थोड़ा साइड में रखते हैं और बाद में देखेंगे, इसके ऊपर डिसाइड करके कुछ डिसाइड होता है फिर साइन करेंगे। तो यही जो बात हुई, जो इसका मतलब क्या, कॉम्युनिक निकल के नहीं आया। क्यों नहीं निकल के आया, क्योंकि उसमें रशिया की निंदा हो रही थी। तो इसी बात को देखते हुए जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है या फिर जो उनके प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो वहां की सरकार है कि देखिए जो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी उसमें रशिया के खिलाफ कुछ होने वाला था, उसके ऊपर फिर फैसला ही नहीं आया, उसका कॉम्युनिक नहीं आया। तो जब ऐसा ही चल रहा है कि रशिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए मैंने आपको फ्रांस और रशिया की क्या दुश्मनी है बता दिया आपको, है ना, बहुत पुरानी दुश्मनी है। उसी तरह रशिया तो जो फ्रांस तो फिर भी बहुत दूर है रशिया से, लेकिन जो आपका जापान है वो तो बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है रशिया से, बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है रशिया से। तो रशिया के साथ तो जापान की बहुत पुरानी दुश्मनी है ना। और इनके लिए तो जो आपके टापू होते हैं, टापू के लिए दूसरे दिन इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में चलता है ना, ऐसे इनके बीच में चलता है। हालांकि इंडिया पाकिस्तान का केस टोटली अलग है और इनका केस टोटली अलग है, लेकिन इनके बीच में जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में डॉग फाइट चलती रहती है ना, ऐसे इनके बीच में भी चलती रहती है। तो इनकी तो वैसे भी दुश्मनी है रशिया और जापान की। तो क्या हुआ है कि इसका कोई फैसला नहीं निकला। जो फॉरेन मिनिस्टर, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, तो इनका क्या बोलना है, जापान का बोलना है कि हो सकता है कि फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग में, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में भी कुछ ना निकले, तो इसी वजह से हम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। जब आप रशिया को कंडेम नहीं कर रहे तो हम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे। तो इस सबसे क्या पता चल रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज है ना,
देखिए जापान हो गया, जापान की हमने बात कर ली, फ्रांस की हमने बात कर ली, जर्मनी की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, यूएसए की बात कर ली। तो जितनी है यूरोप कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, यूएसए वगैरह, यूएसए है, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये सब इंडिया पे पूरा पूरा प्रेशर डाल रही हैं कि इंडिया को कैसे भी अपने कैंप में लाया जाए और इंडिया को कैसे भी रशिया का जो कंडेम कराया जाए, रशिया के बारे में कुछ बुलवाया जाए, कुछ गलत मतलब क्या, रशिया का निंदा करवाई जाए। ठीक है, तो इसके लिए पूरा पूरा प्रेशर इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए, आशा करता हूँ सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, आपने पूरा बोर्ड भी देख लिया होगा। फिर भी अगर ऐसा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है जो भी आपको समझ में नहीं आया। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी कल सुबह की मॉर्निंग अपडेट्स की वीडियो 4 मार्च की, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल करंट अपडेट्स की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। धन्यवाद।